नमस्कार बच्चों, आप सभी के कैप्टन बत्ता क्लासेस की ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे स्वागत है। आज हम एक बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक संविधान के फंडामेंटल राइट मौलिक अधिकार को लेकर के आए हैं। आइए देखते हैं कि मौलिक अधिकार होते क्या हैं, क्योंकि बीइंग अ सिटीजन, एक नागरिक होने के नाते हमारे लिए जानना जरूरी होता है कि हमारे संविधान के द्वारा हमें कौन से अधिकार मिले हुए हैं। तो हम कहीं पर भी अगर कोर्ट में या किसी से बहस करते हैं या किसी चीज़ की डिमांड करते हैं, तो वो इसलिए करते हैं क्योंकि इसका जो जिक्र है, इसका जो प्रोविजन है हमारे संविधान में किया गया है, जिसे हम मौलिक अधिकार कहते हैं। मौलिक अधिकार शब्द बहुत कॉमन शब्द है, लगभग सभी जानते हैं। लेकिन मौलिक अधिकार है क्या, ये हमको कैसे मिलते हैं, हमारे संविधान में इसका किस तरीके से व्याख्या की गई है, मौलिक अधिकारों के लिए हम कहाँ पर जा सकते हैं, किसके माध्यम से मौलिक अधिकार हमको प्राप्त हो सकते हैं, तमाम ऐसे विषय हैं इनके बारे में जानना बहुत जरूरी है। और ख़ास तौर से आज के इस बदलते परिवेश में अगर देखा जाए तो बिना संवैधानिक जानकारी के, बिना कहते हैं कि जब तक आदमी जागरूक नहीं होगा उसे अपने अधिकार नहीं मिलेंगे। तो जागरूकता का मतलब क्या होता है? हमारा मानना यह है कि जागरूकता का मतलब होता है कि लॉट ऑफ इंफॉर्मेशन। आप जिस व्यवस्था में हैं, जिस सिस्टम में है, उस सिस्टम की आपके पास जानकारी होनी चाहिए। तो आइए देखते हैं। जैसे मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है संविधान का एक रेलिवेंट टॉपिक आज हम लेकर के आए हैं, मौलिक अधिकार। अगर संवैधानिक रूप में देखा जाए तो जो मौलिक अधिकार हैं इनकी कुल संख्या वर्तमान में 6 है, लेकिन मूल संविधान में 7 मौलिक अधिकारों का जिक्र किया गया था, जिसे 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा एक उसमें से कटौती कर दी गई और वर्तमान में 6 मौलिक अधिकार हैं। तो जो मौलिक अधिकार समाप्त कर दिया गया था वो था संपत्ति का अधिकार, राइट टू प्रॉपर्टी। वो क्यों खत्म कर दिया गया था, ये आगे का विषय है, आगे हम इस पे चर्चा करेंगे। लेकिन लंबे समय से बच्चों की डिमांड आ रही थी कि सर जो है कुछ संविधान पर कोई वीडियो बना दीजिए। तो आज हम ये वीडियो बना करके आप लोगों के लिए जो है आए हैं, और आगे की वीडियोज में आगे हम पूरा इसकी विस्तृत चर्चा करेंगे। तो पहले हम देख लेते हैं कि जो मौलिक अधिकार हैं ये कितने हैं। जैसे मैंने कहा कि मूल संविधान में कुल 7 थे, लेकिन वर्तमान में 6 मौलिक अधिकार हैं। तो जैसे पहला अधिकार है समता का अधिकार, दूसरा है स्वतंत्रता का अधिकार, तीसरा है शोषण के विरुद्ध अधिकार, चौथा है धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, पांचवा है संस्कृति और शिक्षा संबंधी अधिकार, संस्कृति और शिक्षा संबंधी अधिकार, और छठवां है संवैधानिक उपचारों का अधिकार, संवैधानिक उपचारों का अधिकार। ये हमारे 6 मौलिक अधिकार हैं जो हमारे संविधान में देश के सभी नागरिकों को दिए गए हैं। समता का अधिकार, राइट टू इक्वलिटी, स्वतंत्रता का अधिकार, राइट टू फ्रीडम, शोषण के विरुद्ध अधिकार, राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, रिलीजियस फ्रीडम, और कल्चर एंड एजुकेशनल राइट जो दिया हुआ है ये रिलीजियस राइट है, और ये संस्कृति शिक्षा संबंधी अधिकार कल्चरल एवं एजुकेशनल राइट, और संवैधानिक उपचारों का अधिकार मतलब होता है कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज राइट। मतलब अगर हमारे अधिकारों का वायलेशन होता है तो उसकी रेमेडी हमें कैसे मिलेगी, उसका वो हमारा एक राइट है जिसको 6वें अधिकार के रूप में संविधान में स्थापित किया गया है।
अगर देखा जाए तो जो मौलिक अधिकार हैं, मौलिक अधिकारों का उल्लेख संविधान के भाग 3 में किया गया है। संविधान के भाग 3 में मौलिक अधिकारों का उल्लेख किया गया है। जब संविधान बन रहा था तो संविधान बनाते समय कई कमेटियां गठित की गई थी, तो एक मौलिक अधिकार कमेटी भी थी, और इस मौलिक अधिकार कमेटी के जो अध्यक्ष थे वो सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। इसको आगे हम पूरा विस्तृत बताएंगे। जब हम पूरा संविधान आपको पूरा डिटेल पढ़ाएंगे, बताएंगे, तो पूरा उसका सिस्टमेटिक तरीके से आपको जो है संविधान निर्माण से लेकर के संविधान बनने तक की पूरी जो प्रक्रिया, पूरा प्रोसेस है, उसको पूरा डिटेल में समझाएंगे। लेकिन आज हम एक विशेष टॉपिक, जो मैंने अभी आपसे पहले चर्चा कर दिया कि फंडामेंटल राइट पर चर्चा करेंगे, तो फंडामेंटल राइट को हमने यहाँ पे लिखा। मूल रूप में जैसे क्वेश्चन भी बनता है कि संविधान का उल्लेख मौलिक अधिकारों का उल्लेख संविधान के किस भाग में किया गया है, तो संविधान के भाग 3 में मौलिक अधिकारों का उल्लेख किया गया है। दूसरा क्वेश्चन बनता है कि संविधान निर्माण के समय मौलिक अधिकारों के लिए जो समिति गठित की गई थी उसके अध्यक्ष कौन थे, तो सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। जो मूल संविधान था, हमारे मूल संविधान में 7 मौलिक अधिकारों का जिक्र किया गया था। जैसा कि मैंने आपको बताया 6 मौलिक अधिकार मैंने लिखा हुआ है। 7वां जो मौलिक अधिकार था वह राइट टू प्रॉपर्टी या संपत्ति का अधिकार था, लेकिन 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा राइट टू प्रॉपर्टी को समाप्त कर दिया गया। अब उसे एक विधिक या लीगल राइट बना दिया गया है। तो वर्तमान में कुल हमारे पास, आपके पास 6 मौलिक अधिकार हैं जो इस तरीके से यहाँ पे लिखे हुए हैं। इनको आपको याद करना चाहिए। अब जैसे हमने बताया कि मौलिक अधिकार मतलब होता है नैसर्गिक राइट। अगर हम किसी देश के नागरिक हैं तो उस देश में हमें पूर्ण स्वतंत्रता प्राप्त है। आपको पता है कि हमारा देश 15 अगस्त 1947 को आज़ाद हुआ। 26 जनवरी 1950 को देश हमारा गणतंत्र हुआ। इसीलिए 15 अगस्त को हम लोग इंडिपेंडेंट डे और 26 जनवरी को हम लोग रिपब्लिक डे मनाते हैं। स्वतंत्रता मतलब जब हमें गुलामी से आज़ादी मिली, और रिपब्लिक मतलब होता है जब हमारे पास एक पूरा सिस्टम आ गया, हमारे देश का एक संविधान बन गया, और जब हमने अपने संविधान को इम्प्लीमेंट कर दिया, तो वो तिथि हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो गई, जिसको हम लोग हर वर्ष 26 जनवरी को सेलिब्रेट करते हैं। तो 2 तिथियां, 15 अगस्त स्वतंत्रता दिवस, 26 जनवरी गणतंत्र दिवस। दोनों में अंतर क्या है? दोनों में अंतर आपको समझ में आ गया। हम लोग हर साल 15 अगस्त 26 जनवरी को इसको सेलिब्रेट भी करते हैं, इस पर ज़्यादा बहस करने की जरूरत नहीं है। अब चूंकि जब हम रिपब्लिक हो गए, रिपब्लिक का मतलब होता है कि हमारे देश का एक संविधान है और हमारे देश की पूरी व्यवस्था उस संविधान के तहत ही चलेगी। भारत एक धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र है। भारत में सभी धर्म के लोगों को बराबर अधिकार है कि अपने धर्म का पालन करते हुए वे अपने अधिकारों का उपयोग करें। राष्ट्रहित सर्वोपरि है। जहां पर धर्म और राष्ट्रहित टकराता है, तो वहां पर राष्ट्रहित को सर्वोच्चता दी जाती है। तो ऐसी स्थिति में चूंकि हम एक ऐसे देश में रहते हैं जहां पर जिसका कि एक अपना लिखित संविधान है। एक और महत्व आपको बता दें कि भारत का संविधान विश्व का सबसे लंबा लिखित संविधान है। ठीक है, तो ऐसी स्थिति में अब जो हमारा संविधान लिखा गया, बनाया गया, तो इसमें हर चीज को ध्यान रखा गया। इसमें मौलिक अधिकारों को विशेष स्थान दिया गया कि भारत देश राज्य क्षेत्र के अंतर्गत रहने वाले किसी भी कोने में किसी व्यक्ति को इस बात की शिकायत न हो कि हमको हमारे संविधान में कुछ नहीं दिया गया। हर व्यक्ति को ये अधिकार प्राप्त हो, इसके लिए किसी प्रकार का कोई विभेद नहीं, जाति, धर्म, क्षेत्र, भाषा, आज किसी भी आधार पे इस पे कोई भेदभाव नहीं किया जाता। इसीलिए यहाँ पे लिखा गया समता का अधिकार। अब हम इन अधिकारों की पूरी विस्तृत व्याख्या करेंगे। जैसे हमको अधिकार मिला हुआ है समता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, संस्कृति और शिक्षा समेत अधिकार, संवैधानिक विचारों, ये अधिकार तो हमको मिल गए। लेकिन इन अधिकारों का मतलब क्या है? इन अधिकारों के मतलब को भी हम समझाते हैं। जैसे लिखा हुआ है समता का अधिकार। समता मतलब होता है कि राज्य की नजर में सब बराबर हैं। कहने मतलब हुआ राज्य मतलब सरकार या देश या संविधान,
इसको आप जो है इस तरीके से समझ सकते हैं कि राज शब्द का जब मतलब है कि संविधान की बात होती है कि संविधान की नजर में सब बराबर है, जाति, धर्म, क्षेत्र, भाषा आदि किसी भी आधार कोई बात, क्योंकि भारत एक ऐसा देश है जो विविधताओं से भरा हुआ है, पूर्व से लेकर पश्चिम तक, उत्तर से लेकर दक्षिण तक तमाम विविधताएं हैं, सांस्कृतिक विविधताएं हैं, क्षेत्रीय विविधताएं हैं, भौगोलिक विविधताएं हैं। इन सब के बावजूद भी हम लोग कहते हैं विभिन्नता में एकता भारत की विशेषता। इतनी विभिन्नता होने के बावजूद भी भारत एक है। तो उस एक को लेकर के यहाँ पे जो लिखा गया समता का अधिकार, समता के अधिकार का उल्लेख संविधान के अनुच्छेद 14 से लेकर के अनुच्छेद 18 तक किया गया है, समता का अधिकार का। अब 14 से 18 में क्या है, एक एक लाइन में हम आपको बता देते हैं। अनुच्छेद 14 में लिखा गया है कि समता का अधिकार मतलब संविधान की नजर में सब बराबर हैं। अब इस बराबरी को कैसे डिफाइन किया गया, ये अनुच्छेद 15 डिफाइन करता है। अनुच्छेद 15 में लिखा हुआ है कि लिंग, जाति, धर्म, जन्म स्थान आदि किसी भी आधार पर किसी भी व्यक्ति के साथ कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा। अनुच्छेद 16 में इस समानता के अधिकार को ऐसे डिफाइन किया गया है कि राज्य द्वारा सृजित पदों पर नियुक्ति करते समय राज्य के द्वारा किसी प्रकार कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा। अब यहाँ पे कंफ्यूजन क्रिएट होता है कि जब राज्य हमें इस बात की गारंटी देता है तो रिजर्वेशन की पॉलिसी कहाँ से आ गई। क्योंकि रिजर्वेशन एक अलग मुद्दा है, उस पर हम लोग आगे किसी वीडियो में आरक्षण के मुद्दे पर चर्चा करेंगे तो उसको आपको बताएंगे। लेकिन यहाँ पर आपको ये जानना जरूरी है कि अगर राज्य के द्वारा किसी पद पर किसी की नियुक्ति दी जाती है, चाहे वो एससी कैटेगरी का हो, चाहे उसे ओबीसी कैटेगरी का हो और चाहे जो जनरल कैटेगरी का हो, तो उसकी जो नियुक्ति है उसमें किसी प्रकार का कोई भेदभाव नहीं है। आरक्षण एक अलग मसला है, आरक्षण पे हम लोग आगे चर्चा करेंगे, क्योंकि अभी आरक्षण में चले जाएंगे तो हम मेन स्ट्रीम से बगल मतलब जो है डाइवर्ट हो जाएंगे, जिसको आज हम बताना चाहते हैं। तो आरक्षण पर हम बाद में चर्चा करेंगे। तो ये हो गया आर्टिकल 16। फिर आर्टिकल 17 अनुच्छेद 17 में लिखा गया अस्पृश्यता का अंत। राज्य ऐसी नीतियां बनाए, ऐसा कानून बनाए कि समाज से जो छुआछूत है इसे पूरी तरह से समाप्त कर दिया जाए। यह भी हमारा फंडामेंटल राइट है। समाज में रहते हुए यदि कोई व्यक्ति आपके साथ भेदभाव करता है, जाति के आधार पर, क्षेत्र के आधार पर, भाषा के आधार या अन्य किसी आधार पर छुआछूत का व्यवहार करता है तो वह एक अपराध है। अगर इसकी शिकायत की जाए तो इसके लिए दंड का प्रावधान किया गया। इसका मतलब कि संविधान के लागू होते ही हमारे देश में अस्पृश्यता समाप्त हो गई, वह इलीगल हो गई। वो अलग बात है कि आज व्यवहारिक तौर पर अगर देखा जाए तो ग्रामीण क्षेत्रों में ये चीजें देखने को मिलती हैं, लेकिन इसमें काफी तेजी से कमी आ रही है। अपेक्षा करते हैं कि आने वाले समय में समाज से छुआछूत पूरी तरह से गायब हो जाएगा। तो चूंकि हमारे संविधान ने इसको मानता है कि छुआछूत एक अपराध है, तो इसलिए इसको अब एक गैर संवैधानिक कर दिया गया और इस प्रकार का जो व्यवहार करता है उसके दंड का प्रावधान किया गया है। फिर आर्टिकल जो 18 है उसमें दिया गया है राज्य के द्वारा किसी भी व्यक्ति के साथ, किसी भी व्यक्ति को समाज में किसी प्रकार की कोई विशेष उपाधि नहीं दी जाएगी। जैसे जब हमारा देश स्वतंत्र नहीं था, हम परतंत्र थे, गुलाम थे, दूसरों की सत्ता हमारे ऊपर चलती थी, तो सरकार के द्वारा जो हमको शासित करते थे उनके द्वारा समाज के कुछ लोगों को विशेषाधिकार दिया जाता था। तो उन चीजों को अब समाप्त कर दिया गया, उनको उपाधियां देकर के समाज में उनके साथ अलग ट्रीटमेंट होता था। तो संविधान ने इसको समाप्त कर दिया। जब हमारा संविधान लागू हुआ उसमें सीधे लिखा गया आर्टिकल 18 में कि राज्य के द्वारा किसी भी व्यक्ति को किसी प्रकार की कोई उपाधि नहीं दी जाएगी। तो ये आपका समता का अधिकार हो गया, जिसको 14, 15, 16, 17, 18 में डिफाइन किया गया। अब अगला जो अधिकार है आपका वो है स्वतंत्रता का अधिकार। स्वतंत्रता का अधिकार एक बहुत बड़ा शब्द है कि स्वतंत्रता के अधिकार का जो उल्लेख है वह जो है 19 से 22 के अंतर्गत इसका उल्लेख किया गया है। स्वतंत्रता का मतलब होता है कि आंतरिक और बाह्य रूप से हम पूर्ण रूप से स्वतंत्र हैं, हमारे ऊपर किसी का कोई दबाव नहीं है, हम संप्रभु राष्ट्र हैं, हमें कोई व्यक्ति किसी भी काम के लिए बाध्य नहीं कर सकता है। आप जानते हैं कि यही संप्रभुता ही हमारी स्वतंत्रता के साथ हमको संप्रभुता मिली हुई है। इसका मतलब कि हम किसी भी देश के दबाव में नहीं आ सकते। तो इसको अब हमारे संविधान में डिफाइन किया गया है अनुच्छेद 19 में, 20 में, 21 में, 22 में। जैसे अनुच्छेद 19 बहुत डिटेल है। अनुच्छेद 19 में 19(1), 19(2), 19(3), 19(4), 19(5) इसको हम थोड़ा सा ब्रीफ करते हैं। अनुच्छेद 19 का मतलब हुआ कि वाक स्वतंत्रता, बोलने का अधिकार।
अब बोलने के अधिकार में चुप रहने का अधिकार सम्मिलित है। कहने का मतलब कि अगर हमको बोलने का अधिकार दिया गया है तो बोलने के अधिकार की एक सीमा तय की गई। ऐसा ना हो कि हम बोलते बोलते इतना बोल जाए कि कोई दूसरा व्यक्ति हट, चूंकि अगर हमको आजादी मिली हुई है तो दूसरे व्यक्ति को भी तो मिली हुई है, तीसरे व्यक्ति को मिली हुई है। तो ऐसी स्थिति में इसका भी ध्यान देना पड़ता है कि हम कोई ऐसा काम ना करें। हमको आजादी मिली है लेकिन इसकी लिमिटेशन है। स्वतंत्रता का मतलब ये नहीं हो कि हम ऐसा काम करें जिससे राज्य की कानून व्यवस्था प्रभावित होने लगे। हमारी स्वतंत्रता वहीं तक है जहां से दूसरे की स्वतंत्रता प्रारंभ होती है। जहां से दूसरे की स्वतंत्रता प्रारंभ होगी वहां हमारी स्वतंत्रता समाप्त हो जाएगी। दूसरी महत्वपूर्ण बात आपको ध्यान देना पड़ेगा, इसको स्वतंत्रता के मतलब को समझना पड़ेगा कि स्वतंत्रता की भी सीमाएं तय की गई। ऐसा नहीं है कि स्वतंत्रता के उसमें आवेश में आकर के हम मतलब जो है ऐसा काम करना शुरू कर जिससे हमारी कानून व्यवस्था प्रभावित होने लगे, क्योंकि देश के लिए, राज्य के लिए लॉ एंड ऑर्डर सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है। इसलिए संविधान में लिखा हुआ है सदाचार और नैतिकता के दायरे में रहते हुए। सदाचार और नैतिकता का मतलब होता है लॉ एंड ऑर्डर, जिसको इंग्लिश में जो हम लोग जो है समाज की कानून व्यवस्था कहते हैं। लॉ एंड ऑर्डर को जो है कानून व्यवस्था के रूप में देखा आता है। तो हम कोई ऐसा काम न करें जिससे राज्य की कानून व्यवस्था बिगड़े। जहां कानून व्यवस्था बिगड़ेगी वहीं से अपराध हो जाएगा। जब अपराध हो जाएगा तो हमारे अधिकार शून्य हो जाएंगे, वो अपराध हो जाएगा, अपराध के दंड का प्रावधान किया गया है। तो आर्टिकल 19 to 22 में स्वतंत्रता के अधिकार को विशेष तौर पर इसको परिभाषित किया गया है। अनुच्छेद 20 में लिखा गया गिरफ्तारी के संदर्भ में संरक्षण कि अगर किसी व्यक्ति के खिलाफ कोई अगर जो है कंप्लेन होती है तो उसको वह अपनी गिरफ्तारी को रोकने के लिए न्यायालय में जा करके उसमें अपनी याचिका दाखिल कर सकता है। अगर उसकी याचिका सही के पाई जाएगी तो उसकी गिरफ्तारी पर कुछ समय के प्रतिबंध लग जाता है। अनुच्छेद 21 में अब महत्वपूर्ण है, जिसमें प्राण और देह स्वतंत्रता का अधिकार है, मतलब जीवन जीने का अधिकार, जीने का अधिकार, मरने का अधिकार सम्मिलित नहीं होता है। ये भी बात आपको ध्यान देना पड़ेगा। तो कहने का मतलब होता है कि हमको जो स्वतंत्रता मिली हुई है नैसर्गिक रूप में मिली हुई है। जो चीजें प्राकृतिक रूप में हमारे लिए या किसी भी व्यक्ति के लिए अगर आवश्यक हैं तो उन चीजों को कोई प्रतिबंधित नहीं कर सकता है। उसमें जीने से संबंधित जो भी चीजें, चाहे वो स्वच्छ वातावरण हो, खाने की व्यवस्था हो, पानी हो, साफ सफाई की व्यवस्था हो, स्वच्छ वातावरण हो, और इसमें एक और चीज जोड़ा गया, शिक्षा को भी जो है आर्टिकल 21A के अंतर्गत फंडामेंटल राइट का एक आकार दे दिया गया कि शिक्षा प्राप्त करना भी हमारा एक मौलिक अधिकार है। इसका मतलब यह निकलता है कि इन चीजों को जो भी व्यक्ति बाधित करेगा, जो संस्था बाधित करेगी या सरकार बाधित करेगी, तो उसके लिए दंड का प्रावधान है। तो इस प्रकार से हमारी स्वतंत्रता के अधिकार को बहुत विस्तृत स्वरूप में संविधान में डिफाइन किया गया है और उसी स्वतंत्रता के अधिकार के तहत हम अपने अधिकारों का प्रयोग करते हैं। अगर कोई व्यक्ति हमारे अधिकार को वायलेट करता है तो हम सीधे न्यायालय के शरण में जाकर के न्यायालय से या न्यायपालिका से न्याय की मांग करते हैं और हमको न्याय मिलता भी है। वो अलग बात है कि न्याय आने में थोड़ा देर जरूर लगती है, लेकिन न्याय मिलता है। न्याय आपको मिलके ही रहेगा, बस उसका प्रोसीजर सही होना चाहिए। उसके बाद आर्टिकल 22 आता है। इसमें भी दिया हुआ है कि अगर किसी व्यक्ति को एक तो गिरफ्तारी के संदर्भ में संरक्षण है और एक है कोई आपराधिक कृत्य अगर किसी से जाने में हो गया तो उसके संदर्भ में संरक्षण दिया गया है। तो ये स्वतंत्रता के अधिकार के अंतर्गत है। इसका पूरा विस्तृत विवरण हम आगे के वीडियो में आपको देंगे, क्योंकि आज हमने एक संक्षिप्त इसका एक वीडियो आपके लिए मैंने बनाया है, तो हमने इसलिए सोचा कि इसको जो है आपको थोड़ा सा आप तक पहुंचाएं। इसको स्वतंत्रता का अधिकार हो गया। फिर शोषण के विरुद्ध अधिकार है। शोषण का मतलब होता है किसी भी व्यक्ति की इच्छा के विरुद्ध अगर कोई कार्य किया जाता है तो उसे शोषण कहते हैं, चाहे वो स्त्री हो, पुरुष हो, बच्चे हो, सीनियर सिटीजन हो या कोई भी हो। अगर कोई व्यक्ति है, एक एग्जांपल लेते हैं, जैसे मान लीजिए कोई व्यक्ति आपके यहाँ काम करता है, उसकी काम करने की जो क्षमता है 4 घंटे की है, लेकिन आप उसको फोर्स करके उससे जो आप 8 घंटे का काम ले रहे हैं, तो उससे जो आप बलपूर्वक जो उससे काम ले रहे हैं, यह शोषण के अधिकार के अंतर्गत आता है। दूसरा एग्जांपल लेते हैं, जैसे कम उम्र के जो बच्चे हैं जिनकी उम्र 14 साल से कम है, संविधान में सीधे लिखा गया है कि 14 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को किसी भी कार्य में लगाना यह अपराध है। तो अगर 14 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को अगर हम किसी काम में लगाते हैं तो वह उनका शोषण कहलाता है। कहने चूंकि 14 वर्ष कम के जो बच्चे होते हैं उनका मानसिक विकास हो नहीं पाता है, उन्हें अपने अच्छे बुरे का उन्हें ज्ञान नहीं होता है। ऐसी स्थिति में यदि उनके साथ कोई मिसबिहेव करता है, उनसे कोई काम कराता है, तो अगर ये जो प्रक्रिया है शोषण के अंतर्गत आती है। कहने का मतलब हुआ 14 वर्ष से कम उम्र के जो बच्चे हैं उनका फंडामेंटल राइट है कि उन्हें जो है
राज्य के द्वारा निःशुल्क शिक्षा दी जाए, मतलब शिक्षा प्राप्त करने का उनका अधिकार है। यदि वो शिक्षा प्राप्त न करके कहीं पर भी वो जाकर के काम करते हैं, चाहे होटल में, रेस्टोरेंट में, या किसी कपड़े की दुकान पर, या अन्य कहीं भी किसी भी जगह पर यदि वो काम करते हैं तो यह अपराध है। इसके लिए राज्य को भी कटघरे में खड़ा किया जा सकता है, होता भी है। बहुत सारे समय आप लोग न्यूज़पेपर वगैरह में सुनते होंगे कि यहाँ से 4 बच्चे जो है मुक्त कराए गए, उनको जो है मतलब जो है अनाथालय में रखा गया, सरकार ने वहाँ पे जो है मतलब उनके लिए जो है विशेष व्यवस्था की। तमाम प्रकार की समाचार आपको मिलते रहते हैं। तो ये जो समाचार मिलता है वह उसी के अंतर्गत आता है। अगर किसी व्यक्ति ने कभी कोई शिकायत कर दी तो न्यायालय उस पर संज्ञान लेते हुए त्वरित कार्रवाई का आदेश देता है और न्यायालय के आदेश के तहत वो कार्रवाई होती है। तो शोषण के विरुद्ध अधिकार के अंतर्गत आता है। मैंने बताया चाहे वो बच्चे हो, बूढ़े हो, सीनियर सिटीजन हो, अगर उनकी इच्छा के विरुद्ध कोई काम कराया जा रहा है तो वह शोषण है। अशोषण के विरुद्ध ये हमको संविधान के द्वारा ये हमको एक फंडामेंटल राइट मिला हुआ है। यदि हमारा कहीं अगर हमको लगता है कि हमारा यहाँ पे शोषण हो रहा है तो उस व्यवस्था के खिलाफ हम न्यायालय में जाकर के याचिका दाखिल कर सकते हैं और फिर न्यायालय की जिम्मेदारी होगी कि न्यायालय हमको न्याय उपलब्ध कराएगा। तो इस प्रकार के ये भी हमारा एक फंडामेंटल राइट हो गया, शोषण के विरुद्ध अधिकार। फिर अगला हमारा जो अधिकार है वह धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार है। जैसे भारत विविधताओं का देश है, भारत में सभी धर्मों के लोग रहते हैं। उत्तर से लेकर दक्षिण तक, पूर्व से पश्चिम तक अगर आप चले जाएंगे तमाम प्रकार की धार्मिक और सांस्कृतिक विविधता है। उसके बावजूद भी हमारे संविधान में इस बात का जिक्र किया गया कि भारत राज्य क्षेत्र के अंतर्गत रहने वाले विभिन्न धर्मों के जो लोग हैं उन्हें अपने धर्म पालन की पूर्ण स्वतंत्रता है। किसी भी व्यक्ति के द्वारा, किसी भी संस्था के द्वारा, इवन राज्य के द्वारा किसी की धार्मिक स्वतंत्रता को बाधित नहीं किया जाएगा। यदि किसी की धार्मिक स्वतंत्रता बाधित होती है तो वह अपराध की श्रेणी में आता है। तो यह हमारा धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार है। धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकार के अंतर्गत बहुत सारे कार्य करते हैं। आप धार्मिक स्वतंत्रता की जो लिमिटेशन तय की गई वही चीज है कि सदाचार और नैतिकता के दायरे में रहते हुए जो हमारी जो है लॉ एंड ऑर्डर है, लॉ एंड ऑर्डर के दायरे में रहते हुए हम अपने धर्म पालन को कर सकते हैं, अपने धर्म का प्रचार कर सकते हैं, अपने धर्म के उत्थान के लिए कार्य करते हैं, अपने धर्म के लिए चल अचल संपत्ति खरीद सकते हैं, उसका ट्रस्ट बना सकते हैं और उसकी देख रेख हम कर सकते हैं। तो कहने का मतलब होता है कि ये सभी धर्म के लोगों को स्वतंत्रता है। जैसे जो बड़े बड़े मंदिर हैं, जो बड़े बड़े मस्जिद हैं, गुरुद्वारे हैं, तो उनके अंतर्गत उनमें उनकी जो कार्यशैली है, उनका जो शासन प्रशासन है वो किसी संस्था के द्वारा या धार्मिक संस्था का संचालित किया जाता है। राज्य उसमें किसी प्रकार कोई इंटरफेरेंस नहीं करती। आपको भी पता होगा कि हमारे यहाँ किसी प्रकार कोई धार्मिक कर नहीं लगाया जाता, क्योंकि धर्म को कर से छूट दी गई है। इसलिए भारत के विभिन्न जो धार्मिक संस्थान हैं, चाहे वो जिस धर्म से संबंधित हो, उनके पास अकूत धन संपदा है। सरकार कभी भी कोई संकट में आए, लेकिन कभी सरकार की हिम्मत नहीं होती है कि वह किसी धर्म के किसी मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारे को टच कर सके या उसके संदर्भ में कोई स्टेटमेंट दे सके। अगर कभी ऐसा हो तो देखते हैं कि बहुत बड़ा बवंडर खड़ा हो जाता है। क्यों? क्योंकि धर्म को हमारे यहाँ एक राइट के रूप में दिया गया है और धर्म को इमोशन से जोड़ देखा गया है। ऐसी स्थिति में इसको जो है व्यवस्था से अलग रखा गया है। जबकि जितने भी हमारे धार्मिक संस्थान हैं उनकी इनकम बहुत ज्यादा है, उनके पास पैसे बहुत ज्यादा है, लेकिन फिर भी उनको जो है राज्य के जो इनकम है उसमें कभी ऐड नहीं किया जाता है। इसलिए ऐसा है क्योंकि हमारे संविधान में इस बात का जिक्र किया गया है कि धर्म एक स्वतंत्रता है। सभी धर्म के लोगों को अधिकार है कि अपने धर्म का पालन करें। उनकी जो धार्मिक आय होगी, उनकी संस्था से जो उनकी इनकम होगी, राज्य उसका कभी कोई ब्यौरा नहीं मांगेगा। वो अलग बात है कि अपना ब्यौरा समय समय पशु करते रहते, बताते रहते हैं, बट सरकार उसमें किसी प्रकार का इंटरफेरेंस नहीं करती है। यह धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकार के अंतर्गत आता है और यह अधिकार सभी धर्मों को है। ऐसा नहीं किसी धर्म विशेष के लिए। हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, जैन हो, बौद्ध, सभी धर्म के लोगों को धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार दिया गया है। उसके बाद आता है संस्कृति और शिक्षा संबंधी अधिकार। संस्कृति मतलब हमारी एक प्राचीन सांस्कृतिक विरासत है। सभी धर्म की अपनी अलग अलग संस्कृतियां हैं। तो संविधान में लिखा गया कि भारत देश राज्य क्षेत्र के अंतर्गत विभिन्न धर्मों के रहने वाले जो लोग हैं उनकी जो सांस्कृतिक विरासत है, उस सांस्कृतिक विरासत का संरक्षण करना, उसको जो है उसका पोषण करना, उसको आगे लेके चलना उस धार्मिक समुदाय के लोगों का विशेषाधिकार है। राज्य उसमें किसी प्रकार का कोई इंटरफेरेंस या कोई जो है उसमें हस्तक्षेप नहीं कर सकता। उसके साथ साथ किसी भी धर्म के जो लोग हैं उसमें
उनकी अपनी अगर धार्मिक शिक्षा के लिए, अपने धर्म के विस्तार के लिए कोई शैक्षणिक संस्थान की स्थापना करते हैं तो राज्य उसमें भी किसी प्रकार कोई इंटरफेरेंस नहीं करता। ये जो है संस्कृति और शिक्षा संबंधी अधिकार के अंतर्गत आता है। और इसी में ये चीजें आती हैं कि जैसे जो अल्पसंख्यक समुदाय के जो लोग हैं, अल्पसंख्यक समुदाय के लोगों को संविधान के द्वारा अधिकार दिया गया है कि वे अपने समुदाय के शैक्षणिक विकास के लिए वे शैक्षणिक संस्थानों की स्थापना कर सकते हैं। राज्य ऐसे शैक्षणिक संस्थानों को आर्थिक सहायता देने में किसी प्रकार कोई भेदभाव नहीं करेगा। तो ये जो सचुकी जो अल्पसंख्यक हैं, ऐसा नहीं अल्पसंख्यक के अंतर्गत जिनकी आबादी जहां पर कम हो अल्पसंख्यक हो जाएंगे। पूर्वोत्तर में चले जाएंगे तो वहां पे हिंदू अल्पसंख्यक हैं, कश्मीर में आप चले जाइए वहां पे हिंदू अल्पसंख्यक हैं, अदर स्टेट में आप जाएंगे तो वहां मुस्लिम अल्पसंख्यक होंगे या बौद्ध अल्पसंख्यक होंगे या जैन अल्पसंख्यक होंगे। जो अल्पसंख्यक है जो आबादी में कम हो, जो टोटल पॉपुलेशन में जो कम होते हैं उनके लिए है, वो चाहे जिस धर्म से संबंधित है, इसमें भी कोई धर्म के आधार पर कोई भेदभाव नहीं किया जाता है। ये धार्मिक, संस्कृति और शिक्षा संबंधी अधिकार का उल्लेख इसमें किया गया है। फिर अगला जो हमारा राइट है संवैधानिक उपचारों का अधिकार। संवैधानिक उपचार का मतलब होता है कि जो ये आपको अधिकार संविधान के द्वारा दिए गए हैं, चाहे वो समता का अधिकार हो, स्वतंत्रता का अधिकार हो, शोषण के विरुद्ध अधिकार हो, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार हो, संस्कृति और शिक्षा संबंधी अधिकार हो, यदि इन अधिकारों का वायलेशन होता है तो ऐसी स्थिति में हम क्या करेंगे? ऐसी स्थिति में हम न्यायालय की शरण में जाते हैं। जब हम न्यायालय की शरण में जाते हैं तो न्यायालय हमें विभिन्न रीतों के माध्यम से हमें ये अधिकार उपलब्ध कराता है। तो न्यायालय के द्वारा हमें जो अधिकार, इन अधिकारों को प्राप्त करने के लिए जो प्रक्रिया होती है, जो कार्रवाई की जाती है, उसी को बोलते हैं संवैधानिक उपचारों का अधिकार। और उन संवैधानिक उपचारों को प्राप्त करने के लिए न्यायालय के द्वारा रीटें निकाली जाती हैं। जैसे जो रीटें हैं, बंदी प्रत्यक्षीकरण की रीट है, अधिकार परीक्षा की रीट है, परमादेश की रीट है और जो है इस प्रकार से जो रीटें निकाली जाती हैं। अब इन रीटों के विषय में हम लोग आगे विस्तृत डिटेल में चर्चा करेंगे। आज हमारा रीटों के यहाँ पे उद्देश्य नहीं है। आज हमारा पूरा का पूरा जो फोकस है वह मौलिक अधिकारों के संदर्भ में है। तो यहाँ पर ये इस तरीके से आपको मौलिक अधिकार दिए गए हैं। इन मौलिक अधिकारों को समझने की कोशिश करिए और बीइंग अ सिटीजन, देश का एक नागरिक होने के नाते, जागरूक नागरिक होने के नाते हमारा यह कर्तव्य बनता है कि हम अपने संविधान के द्वारा दिए गए अधिकारों को जानें, उसको समझें। क्योंकि जब तक हम अपने अधिकारों को जानो समझ नहीं पाएंगे, हम अपने अधिकार प्राप्त नहीं कर पाएंगे। फिर हमारे साथ अगर कहीं गलत होगा, अन्याय होगा, हमारा शोषण होगा तो उसको हम जान भी नहीं पाएंगे। क्योंकि हमारे यहाँ की जो व्यवस्था है, उस व्यवस्था के तहत अगर देखा जाए तो बहुत कम लोगों को हमारी जो संवैधानिक व्यवस्था है इसकी विस्तृत जानकारी होती है। व्यवहारिक तरीके से तो लोगों को पता है, लेकिन वो चीजें हमें कैसे मिले? आपने कभी सोचा है, कभी ध्यान दिया है कि क्या वजह है कि छोटा से छोटा अपराध अगर किसी से गलती से हो जाए तो उसके लिए जो जागरूक लोग नहीं हैं, समाज के वे लोग जो शैक्षणिक रूप में पिछड़े हुए हैं, सामाजिक रूप में पिछड़े हुए हैं, उन्हें न्याय नहीं मिल पाता है। लेकिन उसी व्यवस्था के अंतर्गत जो शैक्षणिक और सामाजिक रूप में एडवांस लोग हैं उन्हें जो है न्याय मिल जाता है। उनके मुद्दे जो है न्यायालय में जाते हैं, न्यायालय उस पर कार्रवाई करता है और उन्हें न्याय मिलता है। तो इसके पीछे का जो कारण है, उसके पीछे का जो कारण है कि हमें खुद अपनी जो व्यवस्था है उस व्यवस्था की जानकारी नहीं है। तो इस व्यवस्था की जानकारी के लिए मेरी आप लोगों से अपील है कि आप संविधान की विस्तृत जानकारी अपडेट करिए। क्योंकि बिना संविधान की जानकारी प्राप्त किए आप जिस भी संवैधानिक राज्य में रह रहे हैं उस राज्य से आप न्याय की अपेक्षा नहीं कर सकते हैं। शायद इसीलिए हमारे देश में लोगों को न्याय मिलने में बहुत लंबा समय लग जाता है, या बहुत सारी स्थितियां ऐसी आती है कि वहां पे न्याय मिलता ही नहीं है। कारण क्या है? क्योंकि यहाँ पर ज्यादातर लोग क्या हैं, अनभिज्ञ हैं या जागरूक नहीं हैं या उन्हें व्यवस्था की जानकारी नहीं है। ऐसी स्थिति में आपके पास व्यवस्था की जानकारी नहीं है तो चीजें कैसे चलती हैं? फिर जुगाड़ से चलती हैं, पैसे से चलती हैं, रिसोर्सेज से चलती हैं। और जिनके पास संसाधन नहीं है, जिनके पास रिसोर्स नहीं, जिनके पास अप्रोच नहीं है, उन्हें न्याय नहीं मिल पाता है। तो मेरा ये मानना है कि देश के भीतर जो आज का युवा वर्ग है, युवाओं को इसलिए संविधान नहीं पढ़ना चाहिए कि हमें प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करना है। संविधान इसलिए पढ़ना चाहिए क्योंकि हम एक संवैधानिक राज्य में हैं।
अगर संवैधानिक राज्य में हैं तो हमें संविधान की विस्तृत जानकारी होनी चाहिए। अगर हमें संविधान की विस्तृत जानकारी होगी तो निश्चित तौर पे हमारा कोई शोषण नहीं कर पाएगा और यह एक कल्चर के रूप में आ जाएगा। जो चीजें संस्कृति या कल्चर के रूप में आती हैं वो फिर मतलब एक प्रथा के रूप में आती है, फिर आगे चल करके उसी के अनुसार लोग बिहेव करना शुरू करते हैं। चूंकि अभी हमारे यहाँ जो लोकतंत्र है अभी पूर्ण मेच्योरिटी में नहीं आया है। पूर्ण मेच्योरिटी का मतलब होता है कि अभी लोग व्यवस्था को नहीं जान पाए हैं। तो ऐसी स्थिति में हमारा मानना है कि संविधान की जानकारी के बिना पूर्ण मेच्योरिटी नहीं आ सकती है। जब तक आपके भीतर मेच्योरिटी नहीं आएगी, आपको अपने अधिकार नहीं पता चले, आपको अपना अधिकार पता नहीं चलेगा, तो आपको अपने कर्तव्य के बारे में जानकारी नहीं होगी। तो अधिकार और कर्तव्य के बारे में जानकारी नहीं होगी तो निश्चित तौर पर आपके साथ कुछ न कुछ कहीं ना कहीं समाज में गलत होता रहेगा। ऐसी स्थिति में मेरा मानना है कि देश के सभी नागरिकों को व्यवस्था की विस्तृत जानकारी होनी चाहिए। तो आज एक छोटा सा वीडियो हमने भी बनाया हुआ है। आगे चल करके चूंकि अभी इसकी हम एक सीरीज शुरू करने वाले हैं। एक तो हमने सोचा कि कोई बच्चों की डिमांड चल रही थी कि सर जो है कुछ संविधान के वीडियोज बना दीजिए। कुछ बच्चे तो ज्योग्राफी पर भी कर रहे हैं, आगे हम सबके वीडियो बना रहे हैं, उसको हम उस पर यूट्यूब पे अपलोड भी करेंगे। लेकिन बस आज हमको ये था कि हम थोड़ा सा एक संविधान पर एक छोटा सा वीडियो बना करके बच्चों को दे, फिर आने वाले आप लोग जो है यूट्यूब हमारा चैनल सब्सक्राइब करिए, उसको देखते रहिए और आने वाले वीडियोज में हम आगे की जो चीजें हैं उसको विशेष जानकारी के रूप में देंगे। धन्यवाद।